आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स पे केवल एक बात समझ में आती है कि वो हमको फोर्स के बिहेवियर की बात करता है, फोर्स के नेचर की बात करता है, फोर्स के इफेक्ट की बात करता है। यानी ये कुल मिला करके हम मैकेनिक्स की बात करें तो जहाँ पर फोर्स आएगा वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो हमको मैकेनिक्स के बारे में सिंपल सी एक बात करनी कि इट इज़ अ साइंस डील्ड विद द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ द फोर्स एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जैसे अगर किसी एक बॉडी पर ये दो फोर्स काम कर रहे हों, ठीक, तो अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो ये इसके लिए रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स ये काम कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनका नेचर क्या हो जाएगा, इनका नेचर हो जाएगा कि ये इस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पर दोनों एक दूसरे से काम कर रहे हैं। और इनका रिएक्शन क्या आ जाएगा, ये इसका इफेक्ट आ जाएगा, ये इफेक्ट कितने डिग्री पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने इसके नेचर का मतलब नेचर या बिहेवियर का मतलब कंप्रेसिव टेंसाइल है, ठीक। नेचर का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है इस, और रिएक्शन इफेक्ट का मतलब उसके रिएक्शंस। तो इन सब बातों को जब हम लोग एनालाइज करते हैं जिस साइंस के साथ में, वो कहलाती मैकेनिक्स। यानी वह विज्ञान की वह शाखा जो बलों के व्यवहार, उनके प्रकार और उनके इफेक्ट यानी प्रभाव को बताती है, ठीक। अब ये दो तरीके से स्टडी करी जाती है, एक स्टैटिक स्टेट पे, एक डायनामिक स्टेट पे। तो स्टैटिक स्टेट का मतलब बच्चा ये होता है कि जब हम रेस्ट की पोजीशन पर होते हैं, विरामावस्था पे होते हैं, तो उस समय जितने भी बल काम कर रहे होंगे, सपोज़ करो इस जगह पे हम खड़े हैं, तो इस जगह पर अगर खड़े हैं तो इस पर जो इस समय जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, जैसे इसकी वजह हमारे वेट की वजह से डब्लू नीचे की तरफ काम करेगा और ऊपर की तरफ रिएक्शन काम करेगी। तो इन फोर्सेस की जो एनालिसिस होगी वो किस पोजीशन पे कहलाएगी, स्टैटिक की पोजीशन पे, ठीक। डायनामिक्स पोजीशन का मतलब ये है कि जब हम मोशन की पोजीशन पे हों, उस समय लगने वाले फोर्सेस का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो कहलाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स फर्दर क्लासीफाई किया जाता है काइनामेटिक्स में और काइनेटिक्स में। काइनामेटिक्स बड़ी आसान फरामोश टाइप की ब्रांच है जो कि डील करती है जब केवल गति की बात हो, यानी जब केवल मोशन की बात करें, बल्कि जबकि वो मोशन आपको उस फोर्स की वजह से ही मिल रहा हो, फिर भी केवल बात किसकी होगी, बात होगी केवल मोशन की, ठीक। मोशन की एनालिसिस करी जाएगी तो काइनेमेटिक्स कहलाएगी। काइनेटिक क्या होगी, जहाँ पर फोर्स और मोशन दोनों की बात करी जाती है, दोनों की एनालिसिस करी जाती है, तो वो कहलाती है काइनेटिक, ठीक। तो डायनेमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, दोनों ब्रांचेस के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। अगला टर्म आता है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स का मतलब ये है कि उसकी उपयोगिता क्या है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की उपयोगिता भैया हम अपने दाएं बाएं अगल बगल जहाँ कहीं जो कुछ भी देखें, हमको ये दिख जाता है कि मैकेनिक्स हर जगह उपयोग में आ रही है। जहाँ बल काम करेगा वहाँ मैकेनिक्स आ जाएगी, हमने आपको बात बता दी है। चाहे वो आपके घर की मोटर हो, चाहे पंखा हो, चाहे इंजन हो, चाहे घड़ी हो, चाहे घंटा हो, कुछ भी जहाँ पर भी फोर्स काम करेगा वो वहाँ पर यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स हो जाएगी, ठीक। अगला टर्म आता है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल जो है सबसे छोटा पार्ट होता है मैटर का। अगर आप देखें किसी भी घरों के आसपास अगर आप देखें किसी भी छोटे से छेद से जब धूप आती है तो आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते। यानी उनको हम साइज़ उनका नहीं बता सकते, उनका मास नहीं बता सकते, और अगर वो धूप भी ना मिले तो हम शायद उनको देख भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर जिसका साइज़ और मास नेग्लिजिबल हो वो कहलाएगा आपका पार्टिकल। मैटर क्या होगा, मैटर इन्हीं पार्टिकल से मिल करके, बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके जब कोई एक संरचना बनती है, उस संरचना को बोलते हैं मैटर। और वो मैटर के पास कुछ ना कुछ आयतन होगा या कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, और ये आपको तीनों पोजीशन में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में करें तो वो आपको सॉलिड पोजीशन में, लिक्विड पोजीशन में और गैसेस पोजीशन में मिल जाती है। जैसे जब सॉलिड का मतलब है कि पानी को अगर आप बर्फ़ ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में बदल जाता है, सॉलिड पोजीशन में आ जाती है। लिक्विड में आपको जनरल मिलता ही है। गैस में क्या है, जब आप पानी को गर्म कर दें तो वो वेपर फॉर्म में आ जाती है, तो गैसेस फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो वाटर आपको इन तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो वाटर आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा तो आप मैटर को आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे। बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी क्या है, बॉडी
इन ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर मैटर बना, और इस मैटर के मिलने की वजह से जब कोई एक इसको हम एक नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी के संग में क्या है, बॉडी को एक निश्चित एरिया को कवर करेगी, ठीक है। इसमें अपना मास होगा, वॉल्यूम होगा, जो ये फिक्स होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वो जो मास है या वॉल्यूम है वो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस तरीके की बात करें तो वो कहलाएगी बॉडी। नेक्स्ट बात आती है रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है, जब भी कोई एक बॉडी हो, उस बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है। अभी अच्छा इसको एक मिनट बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले आप मास को समझ लीजिए। उस मास क्या है, मास ये है कि जब भी किसी भी मैटर की एक निश्चित क्वांटिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे मास। वेट का मतलब क्या है, m/g, क्योंकि हमारी बॉडी अट्रैक्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि W बराबर क्या हो जाएगा, m/g। जैसे F बराबर ma होता है, तो इसका मतलब W और F का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक। इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स को अगर बच्चा समझने का प्रयास करें तो फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल काज, ये मे और मे नॉट बी चेंज द पोजिशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन, टेंशन। देखो अभी हमने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया है कि उसका वो बलों के प्रभाव, स्वभाव और उनके लक्षणों की बात करता है, ठीक। तो अब देखो इसका मतलब ये कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में हमने कोई फोर्स लगाया, अगर ये बॉडी खिसक गई, ठीक, सपोज करो, या इस बॉडी में चेंजेस आ गए, इसको हम ये समझाएं कि बॉडी में अगर चेंजेस आ गए, तो बॉडी में अगर चेंजेस आ गए तो बॉडी कहलाती है डिफॉर्मेबल, ठीक। बॉडी क्या कहलाएगी, डिफॉर्मेबल, ठीक। अगर बॉडी में चेंजेस नहीं आए तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, वो बॉडी कहलाएगी रिजिड बॉडी। अगर बॉडी में चेंजेस तो डिफॉर्मेबल, ठीक, डिफॉर्मेबल, और अगर चेंजेस नहीं आए तो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स की एक लिमिट, एक मिनिमम कंडीशन, मिनिमम फोर्स की वैल्यू होगी जिस पर वो डिफॉर्म होगा या जिसके ऊपर डिफॉर्म नहीं होगा। तो अगर ऐसा फोर्स लगता है कि जिस पे बॉडी में चेंजमेंट आ जाता है तो वो कहलाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी, और अगर चेंजेस नहीं आते तो रिजिड बॉडी होती है। इसका मतलब हर बॉडी रिजिड है तब तक जब तक कि उस पर क्रिटिकल फोर्स के ऊपर का फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब रिजिड बॉडी आपको इस बात से समझ में आ गई कि वह बॉडी जिस पर बल लगाने पर भी उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, वो रिजिड बॉडी, और जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाए वो कहलाएगी डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक। अब फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये एक एक्सटर्नल कॉज है जो कि किसी बॉडी में चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स के बारे में आता है तो फोर्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि फोर्स को परिभाषित करिए, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप इन सारी पॉइंट्स को आप आराम से लिख लेंगे, बता लेंगे। रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में एक डिफरेंस आता है, तो आप इस एग्जांपल को लेते हुए आप बता सकते हैं, ठीक। मास वेट की बात आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स में टेंशन और कंप्रेशन दो इसके नेचर होते हैं। टेंशन का मतलब है बॉडी में खींचा, जैसे अगर आप किसी भी एक उसको ले लें, किसी भी अगर आप उसकी बात करें, जैसे आटे की, अगर आप एक गोली को ले लें और आटे की गोली को अगर खींचें तो खींचता है तो वो टेंशन है, अगर आप उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, इसका मतलब उसमें कंप्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर टेंशन और कंप्रेशन को समझाना चाहें उस आटे की गोली के थ्रू, जैसे ये अगर आपके पास में एक आटे की गोली है और अगर आप इसको खींचें तो ये लंबाई बढ़ जाती है, और अगर आप इसको दबाएं तो ये क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्रेशन में डायामीटर बढ़ेगा और टेंशन में लंबाई बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ से आपका फोर्स का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया, ठीक है। बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्स की, जिसे बोलते हैं बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम। तो बलों की स्थानांतरणशीलता का मतलब ये है कि बल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे। तो हमको ये पता है कि अगर इस बॉडी में A B C करके कई ढेर सारे पॉइंट्स हों और इस पर लगने वाले अगर बल को हमें ट्रांसफ़र करना हो तो वो तभी संभव है जब ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, तभी ये पॉसिबल है, और ये रिजिड बॉडी के लिए स्टैंड करता है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर कोई एक फोर्स, किसी एक बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है F 10 न्यूटन का, तो अब अगर हमें इस
की लाइन ऑफ एक्शन में इस 10 न्यूटन के लोड को टेंशन पे और कंप्रेशन पे लगाते हैं तो इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। अब आप इसको अभी जब आप लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे अपने अगले वाले सेमेस्टर में तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुपरपोजिशन का यूज़ क्या है। तो अभी आप केवल समझ लें कि जैसे अगर आप किसी एक क्वेश्चन में 10 में आप अगर 10 को जोड़ दें या 10 को घटा दें और 10 को जोड़ दें और 10 को घटा दें तो इस 10 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस ऐसी ही पोजीशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ है। लेकिन इसका यूज़ करके आप इक्वेशन को आसान कर लेते हो, ठीक, इसलिए इसका यूज़ आपको करना है आने वाले क्वेश्चंस में। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि हर फोर्स स्वतंत्र है अपने इफ़ेक्ट के लिए, अपने सिग्निफिकेंस को बताने के लिए। सिग्निफिकेंस उसका कैसे पता चलता है? किसी भी फोर्स के एक्ट करने पर कि वो 10 न्यूटन का है और वो 30 डिग्री पे या 20 डिग्री पे किसी एक एंगल पे काम कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस सिस्टम पर। तो ये अपना एक इफ़ेक्ट देता है जो इफ़ेक्ट इंडिविजुअली देने के लिए वो फ्री है। यही प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसके सिस्टम के स्वभाव को समझ जाएंगे। फोर्स की बात कर रखी है, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स की। तो सिस्टम का मतलब अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमेशा कोई जहाँ पर एक से ज़्यादा बल काम करेंगे तो उसके लिए क्या कहला जाएगा? सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक। तो सिस्टम ऑफ फोर्स को देखो लिखा भी है, व्हेन मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन सेट दैट सिस्टम अ सिस्टम ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी पर ये ढेर सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो ये क्या है? इस पर फोर्स का एक सिस्टम काम कर रहा है। अब फोर्स सिस्टम को दो तरीके से बांटा गया है। एक उसको बांटा गया है कोप्लेनर फोर्सेस में, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में। तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर को अगर आप समझना चाहें तो देखो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे कोई बल काम कर रहे हैं F1 F2 F3, ठीक, इस तरीके से अगर कोई बल काम कर रहा है तो देखो इसका मतलब ये है कि F1 F2 F3 ये किस प्लेन में काम कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो कोई फोर्स काम कर रहे हैं F4 F5 F6, अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एक्स और जेड की प्लेन पे F4 F5 F6 काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वाई जेड के लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लेन का मतलब ये 3 प्लेन है। तो इन कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में अगर फोर्स काम कर रहे होंगे तो वो कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे। और नॉन कोप्लेनर का मतलब एक F1 में एक्स वाई में काम कर रहा है, एक X2 में काम एक्स जेड के बीच में काम कर रहा है, एक एक्स वाई के बीच में काम कर रहा है, F1 F2 F3। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। यानी एक प्लेन में जब सारे फोर्सेस काम नहीं करेंगे तो वो कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगली इन्हीं कोप्लेनर फोर्सेस के फिर से क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है आपका कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। तो कोलिनियर का मतलब बच्चा होता है समदेखी, एक ही रेखा में काम करने वाले बल। अब जैसे ये रेखा सीधी बना दे, जैसे ये रेखा काम कर रही है तो इस पर ये मान लो F1 काम कर रहा है, ठीक है, इसी पे ये F2 काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गए आपके लिए कोलिनियर। देखिए ये डायग्राम ने बनाया भी है, ठीक है, ये कोलिनियर फोर्सेज हो गए। चूँकि एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, मान लो एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं तो ये कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेज हो गए। कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब क्या है? एक ही जगह से पैदा होने वाले, ये एक ही बिंदु पे देखो सारे के सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर एक ही प्लेन में काम करने लगे, ये एक्स वाई प्लेन में काम करने लगे तो ये कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हो जाएंगे। फिर कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है? कि अगर ये देखो एक ही प्लेन में काम करें, ठीक है, अब दोनों हमने इसी में दिखा दिए, एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं, ये ए पर P लग रहा है और B पर Q लग रहा है। तो देखो ये पैरेलल फोर्सेस के तरीके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट P+Q आ जाएगा, ठीक। और अगर अनलाइक है मतलब उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, परिमाण एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम, मैग्नीट्यूड एक हो सकता है नहीं भी हो सकता है। P और जब Q काम कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट P-Q आ गया। अब चूंकि एक ही प्लेन पे तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस हो गया। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट एंड नॉन पैरेलल। अब देखो ये एक ही प्लेन पे ये नॉन कॉनकरेंट फोर्सेज हैं, तो क्योंकि कॉनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से क्रिएट होने वाले, यहाँ देखो ये अलग अलग पॉइंट से क्रिएट हो रहे हैं, तो ये नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेज हो गए, ठीक। देखो सारे के सारे पैरेलल भी नहीं है, तो नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेज हो गए। अब हम सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर की बात करें
तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट का मतलब ये देखो x y और z ये, और लेकिन इन सब का ऑरिजिन कहाँ ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट का मतलब ये F1 भाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F3 इधर लग रहा है, ये F2 इधर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनके प्लेन भी अलग अलग हैं और ये अब अलग अलग जगहों से उत्पन्न हुए, तो ये नॉन कॉनकरेंट नॉन कोप्लेनर हो गए। नॉन कॉनकरेंट पैरेलल फोर्सेस, अब देखो एक्स वाई जेड में ये पैरेलल लग रहा है, ये पैरेलल लग रहा है, ये लाइव हो गए, ये अनलाइव हो गए, तो इसका नॉन कॉनकरेंट सॉरी नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस ही हो गए। ठीक, अब अगली बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स हमने बता दिया कि जो टोटल इफेक्ट होगा फोर्सेस के काम करने का वो कहलाएगा उसका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ठीक, अब हमें मेथड इन रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगन, लामीज थ्योरम और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इन पांचों में से कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन पांचों को हमें बहुत आराम से सावधानीपूर्वक समझना है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। बाकी उसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम के लिंक पे आप फॉलो करके आप वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम लगे प्लीज़ आप लोग उसे। अब देखो बच्चा, हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स की। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स को समझने के पहले हम उसके स्टेटमेंट को पढ़ लें। If two coplanar forces acting simultaneously on a point of body and they are represented by the side of parallelogram, then their resultant will be diagonal of the parallelogram। देखो हम ये बात सीधी बात जानते हैं कि एक ये फोर्स P लग रहा है, Q लग रहा है, एक फोर्स ये P लग रहा है, ये एक एंगल Q पर काम कर रहे हैं। ठीक, ये एक एंगल Q पर थीटा पर काम कर रहे हैं, P और Q। तो अब हमको इनकी सहायता से अगर हम एक पैरेललोग्राम को बना लें, ठीक है, इस पैरेललोग्राम को बना लें, तो इस पैरेललोग्राम का जो ये रिजल्टेंट होगा, ये जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, यही लॉ पैरेललोग्राम है कि जब कोई दो बल किसी एक बिंदु पर काम करते हैं तो और उनके जो परिमाण और दिशाएं हैं वो समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज बनाने की स्थिति में जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो उनके रिजल्टेंट को दर्शाता है। ठीक, यही इसका मतलब है। अब देखिए, आप इसको समझिए, इसमें पी क्यू दो बल काम कर रहे हैं, इस लाइन ये इसका रिजल्टेंट है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमने ओ बी सी ए, ये इसका ये पैरेललोग्राम बन गया, सी डी परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट ने एंगल अल्फा बना रखा ओ ए के साथ में। अब देखिए, इसके हमने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि आप सबसे पहले पी क्यू को बना लीजिएगा, फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर गिरा दीजिएगा, और जो ओ आर है वो डायगोनल है, ये रिजल्टेंट शो करेगा। अब एंगल बी ओ ए और सी ए डी, ठीक, ये थीटा दिखा रहा है, सी ओ डी आपका अल्फा है जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाइएगा ट्रायंगल सी ओ डी में, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब आपको सी डी यहाँ से निकालना, तो आप इस ट्रायंगल में आ जाइएगा। देखिए, यहाँ पे हमने निकाल दिया सी ए डी में साइन थीटा बराबर सी डी अपॉन ए सी का मतलब क्यू, तो यहाँ से आपके पास में सी डी का मान आ गया। कॉस थीटा लगा देंगे तो आपके पास में यहाँ से ए डी का मान आ जाएगा। अब आपके पास में सी डी और ए डी का मान आ गया। अब आप यहाँ पर उठा करके रख दीजिएगा। ठीक, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, आप ये वैल्यू उठा करके पुट करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको आप एक संग कर लीजिएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पी क्यू कॉस थीटा होगा। तो इसका रिजल्टेंट आर बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा आ गया। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या, इसी सी ओ डी में आप चले जाइएगा, tan अल्फा ले लीजिएगा बच्चा। तो tan अल्फा जैसे ही आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, आधार, तो सी डी अपॉन ओ डी। सी डी का मान आप देखो यहाँ से निकाल चुके हो, क्यू साइन थीटा, और ओ डी का मान देखो आपने यहाँ से निकाला है पी प्लस ए सी कॉस थीटा, ये उठाकर ए सी पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू उठाकर रख दो, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। आपको इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। उस न्यूमेरिकल्स में क्या आ जाएगा, आपसे कह देगा कि पी और क्यू 45 डिग्री पर है, तब आप रिजल्टेंट को बताइए। पी और क्यू अगर दोनों एक ही परिमाण के हैं, यानी पी बराबर क्यू और
या Q बराबर P, तो आप रिजल्टेंट R का मान बताइए, वो एक दूसरे से 45 डिग्री पर हैं। अगर P और Q दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तब रिजल्टेंट का मान बताइए। P और Q एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट R का मान बताइए। तो इस तरीके से आपसे तमाम तरीके की कंडीशन बना करके क्वेश्चन पूछेगा। आप आराम से इस का कॉन्सेप्ट यूज़ करिएगा बच्चा। इसके कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको बिल्कुल भी नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसका अगर आपको प्रमेय पूछने को आ जाती है तो आप इसका आराम से प्रमेय को लिखिएगा। इस प्रमेय को लिख कर स्टेटमेंट लिखिएगा, इसके ये स्टेप्स लिखिएगा, और इसको आराम से आप देखिए एक पेज में आ गया। और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आपके दिमाग में रट जानी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। लॉ ऑफ ट्रायंगल की जब हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो कोप्लेनर फोर्सेस किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो, तो जो उनका और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये दोनों रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं किसी भी ट्रायंगल की आर्म के द्वारा, ठीक। अगर ये किसी भी ट्रायंगल की आर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे होंगे, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड क्या है, उनके रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये ओ ए पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर क्या करेगा, रिजल्टेंट इन दोनों को ओ ए और ओ बी के रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। लॉ ऑफ पॉलीगन जो है वो जब 3 से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हों, कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हो, उस पोजीशन पे लॉ ऑफ पॉलीगन काम करता है। ठीक इसी तरीके से होता है कि सपोज करो कि ये 4 पीपल काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इनके ये बल काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इनका जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे होता है, तो रिजल्टेंट को जिस तरीके से निकालते हैं, ठीक, 1 2 3 और सपोज करो ये 4 है, तो ये इनका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट ये इस रिजल्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो चाहे वो लॉ ऑफ पॉलीगन जो है वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को की हेल्प से ही आप समझ सकते हैं, ठीक। अगली बात आती है लामीज थ्योरम की। लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्सेस, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ये लाइन ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट इसका बहुत पूछा जाता है। लामी थ्योरम को समझाइए, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लामी थ्योरम, कई बार पूछा गया है अलग अलग सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो आप उसको ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए। क्या है कि किसी एक पॉइंट पर अगर कोई ये 3 कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो हर फोर्स अपने सामने वाले दोनों यानी बचे हुए दोनों फोर्सेस के एंगल के साइन के समानुपाती होता है, ठीक, यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, ठीक। इसी तरीके से Q क्या हो जाएगा, Q जो है वो साइन बीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और R क्या है, R जो है वो साइन गामा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि लामी थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको बहुत साधारण और आसान से शब्दों में याद रखना है कि इफ 3 कोप्लेनर concurrent forces are acting at a point, each force is proportional to the sine angle of between remaining of 2 forces, बाकी के 2 बलों के बीच के कोण के समानुपाती होगा। इस बात को अगर आपको समझना है तो इस बात को ऐसे समझ लो, देखो ये P एंगल है, सॉरी P फोर्स है, ठीक, और ये आपका Q फोर्स है। तो देखो इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल की बात करें तो इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है गामा, ठीक। और अगर इस R को और आगे बढ़ा दें, इस R को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें और इसको हम लोग एक पैरेललोग्राम के तरीके ड्रॉ कर लें, ठीक है, पैरेललोग्राम के तरीके ड्रॉ कर लें, तो आपको ये दिख जाएगा। देखो ये बीटा है, ये वाला कितना बचेगा, पाई माइनस बीटा बचेगा, ठीक, पाई माइनस बीटा, ठीक है। ये आपका कितना है, ये अल्फ़ा है। तो अगर इस लाइन को आपने आगे बढ़ा दिया तो ये वाली लाइन कितनी बचेगी, ये पाई माइनस अल्फ़ा की बचेगी, ये पाई माइनस अल्फ़ा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक।
इसी तरीके से जब आप इसकी बात करोगे तो बच्चा देखो ये वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये तुम्हारा कितना है, गामा है, ठीक है, सॉरी ये बीटा है तुम्हारा, ये बीटा है, ये पाई माइनस बीटा आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पाई माइनस एल्फा आ गया। अब देखो ये तुम्हारा कितना बचेगा, पाई माइनस गामा, ठीक, पाई माइनस गामा बचेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आप हर कोण के सामने यहाँ पे आप चाहें तो आप साइन रूल लगा दीजिएगा, साइन रूल लगा दीजिएगा तो ये पी है तो पी अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, ये क्यू है, ये आर है तो आर अपॉन साइन गामा हो जाएगा, और ये क्यू है तो क्यू अपॉन साइन बी पाई माइनस बीटा हो जाएगा। और आपको पता है साइन पाई माइनस बीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ से आप आराम से इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई पूछ ले कि लामी थ्योरम के करेंगे रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस की, अगर किसी एक पॉइंट पे दो से ज़्यादा बल काम कर रहा हो तो आप आराम से रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का यूज़ करके आप जो है उसके रिजल्टेंट का मान निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर x से P1, P2, P3, P4 ये θ1, θ2, θ3, θ4 करके इन्होंने एंगल्स बनाए हुए हैं, ठीक, यानी इतने एंगल पे ये काम कर रहे हैं। तो देखो P1 के जब हम रिजल्ट इसकी एंगल की बात करेंगे तो देखो θ1 डैश बराबर थीटा, लेकिन जब P2 की बात करेंगे, ठीक, P2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2, ठीक है, तो इसको हमने θ2 डैश से दिखाया है। फिर जब P3 की बात करेंगे तो P3 के लिए θ3 हो जाएगा, θ3 डैश वो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 के बराबर हो जाएगा। θ4 की जब बात करोगे तो θ4 डैश क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। इसी तरीके से नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहा हो किसी पॉइंट पर, ठीक, सारे के सारे अगर कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, तो उनके लिए आपको यही प्रक्रिया यूज़ करनी है। इसकी प्रक्रिया ये है, इनके स्टेप्स ये हैं कि आप इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को निकाल लें, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0। इसका मतलब ये है कि x की डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्सेज होंगे उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर हो जाएगा। y सिग्मा y बराबर 0 का मतलब सिग्मा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेज का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये सिग्मा x बराबर P1 cos थीटा डैश 1 प्लस P2 cos थीटा 2 डैश प्लस P3 cos थीटा 3 डैश प्लस एंड 1 Pn cos थीटा डैश एंड इसी तरीके से सिग्मा y का मान P1 साइन थीटा डैश 1 प्लस P2 साइन थीटा 2 डैश प्लस P3 साइन थीटा 3 डैश प्लस Pn साइन थीटा डैश एन। इन सब का अलजेब्रिक सम किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 0 के, ठीक, बराबर 0 के, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर, तो इनका जो मान आएगा वो मान आप यहाँ रख दोगे, सिग्मा y का मान जो आएगा वो आप उठा करके यहाँ रख दोगे, और इनका जब आप अंडर रूट ले लोगे तो आपको r मिल जाएगा। तो जब इसकी डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो भैया, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप tan थीटा बराबर या tan अल्फा बराबर सिग्मा y अपॉन एफ सिग्मा एफ एक्स कर दोगे, तो यहाँ से इसके पास में रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में किसी भी पॉइंट पर लगने वाले ढेर सारे कॉन्करेंट फोर्सेज एक ही प्लेन पे अगर काम कर रहे हैं, यानी को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज सिस्टम के अगर रिजल्टेंट का मान निकालना है तो हम सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स करके tan अल्फा का मान निकाल लेंगे और बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट करके निकाल लेंगे, ठीक। अब बात आती है FBD की। FBD क्या है, FBD किसी भी कठिन से चित्र को आसान बना करके उसके फोर्स की एनालिसिस या उनके रिजल्टेंट की एनालिसिस करना होता है। जैसे इसमें देखो आपको एक ये सर्किल एक बॉडी दी हुई है, सर्कुलर बॉडी दी हुई है जो काम कर रही है, जिसका वेट W दिया हुआ है, ये यहाँ पर टाइड है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये देखो इसको रिप्रेजेंट किया गया इस टेंशन T से, इस जो टाइड है ये R इसका इस सरफेस की वजह से रिएक्शन लगेगा, इसका वेट खुद का W होगा, ये एंगल अल्फा पे काम कर रहा है, ये अल्फा एंगल पे, तो ये सॉरी थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल दिखा दिया गया। तो इस FBD से अब आप आराम से सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करके यहाँ से आप टेंशन रिएक्शन W जो भी आपसे पूछा जा रहा होगा आप उसका मान निकाल लेंगे। बेनिफिट क्या है, ये प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आपको इमेज क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से फोर्स कहाँ पर कितने एंगल पर काम कर रहे हैं, आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लोगे।
तो इस तरीके से आप फोर्स की एनालिसिस, फोर्स में प्रयोग, सिस्टम ऑफ फोर्स और डिफरेंट तरीके के फोर्स काम कर रहे हो तो उनके रिजल्टेंट को निकालने के लिए कौन कौन सी आप थ्योरम्स यूज़ कर सकते हो उनके बारे में, अब मैकेनिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब आराम से आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए।